अस्सलाम वालेकुम। मेरा नेम सादिद तारिक है और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश 201 के लेक्चर नंबर 12। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ब्लैंडिंग बिजनेस मैसेजेस। जैसे कि हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ते रह गए हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, हमारे अपने जो हमारी कम्युनिकेशन है, हमारी बातचीत है, तो वो हम बिजनेस में जाएँ तो हम अपनी स्किल्स को कैसे बेटर कर सकते हैं। हम वो पढ़ते रह गए कि हम अपनी कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। हमने वो सीखा और पढ़ा, उसको समझा, तो उसको डिटेल के साथ भी हमने फर्दर अपने लेक्चर्स में किया। और अब जो हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में, जो हम करने वाले हैं वो है प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस। कि हम अब अपने मैसेज जो है हमारा वो बिजनेस प्लान के लिए वो किस तरह से हम करेंगे, प्लान किस तरह से करेंगे अपने बिजनेस को, जो मैसेजेस हैं उनको किस तरह से कर सकेंगे, किस तरह से हम अपनी स्किल्स को बेटर कर सकेंगे, इसमें हम सीखेंगे। टॉपिक तो वही है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया है, उसी तरह से है, बट हम थोड़ा सा अपने स्किल्स की तरफ अब आ जाएंगे कि हम अपनी ऑडियंस के सामने अपनी प्रोफाइल को, अपनी ऑडियंस के सामने अपने आप को किस तरह से अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक नए तरीके से लेकर आ सकते हैं। तो आज का लेक्चर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिसमें से हमारे एमसीक्यूज बनकर आ जाते हैं। जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, जो जहाँ जहाँ से एमसीक्यूज आ सकता है, तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी। बाकी लेक्चर को हम कंप्लीट ही फर्दर रीड आउट करेंगे ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक लाजमी तौर पे दीजिएगा। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे जो कि आज की आउटलाइन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे आज के लेक्चर में है, तो वो यहाँ पर आउटलाइन में ही आप देख सकते हैं कि आ जाता है बेसिक टास्क इन दी मैसेज कंपोजिंग पर्पस आ जाएगा, गाइडलाइन आ जाएगी जो प्लानिंग बिजनेस में हम करेंगे, जनरल स्पेसिफिक पर्पस आ जाएगा बिजनेस मैसेज में हमारा, टेस्टिंग एंड पर्पस आ जाएगा, ठीक है, डेवलपिंग एन ऑडियंस आ जाएगा, एनालाइज टू नीड ऑफ ऑडियंस आ जाएगा, सेलेक्टिंग दी अप्रोप्रिएट मीडियम और चैनल। तो टोटल हमारा जो लेक्चर है आज का, तो इन्हीं पॉइंट्स पर हमारा डिपेंड करता है, जिनको आज हमने फर्दर डिटेल के साथ रीड करना है, आज पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आप देख सकते हैं कि मैसेज कंपोजिंग प्रोसेस है। तो हमने सबसे पहले जो है देखना ही ये है कि हम जो अपना मैसेज कर रहे हैं, जो कंपोज कर रहे हैं मैसेज बिजनेस के लिहाज से, तो जो हमारा पैगाम है, जो हमारा मैसेज है बिज़नेस के लिहाज से कंपोज कर रहे हैं, तो उसको हम इफेक्टिव कैसे बनाएंगे, उसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, अपने स्किल को अच्छा कर सकते हैं, तो उसको हमने आज फर्दर यहाँ पर रीड कर लेना है। तो द कंपोजिशन प्रोसेस हेल्प यू गेन कंट्रोल ओवर योर मैसेज। तो आपने यहाँ पर करना है, जो आपका अमल है, आपको अपने जो मैसेज पर काबू पाने में मदद करता है, ठीक है। कंपोजिशन है वो हेल्प करता है आपको कंट्रोल करने के लिए, एंड इट्स फ्लेक्सिबल, नॉट अ फिक्स prescription of the sequence steps. The composition process can be viewed as 10 separate stages that fall on 3 simple categories. जो कि ये एक लचकदार है, तरतीबवार मराहिल का एक मुकर्रर नुस्खा नहीं है। जैसे कि मरकब अमल को 10 अलहदा मराहिल के तौर पर देखा जा सकता है, जो कि 3 आसान तरीन लफ्ज़ों में हम कह देंगे कि जो हमारा कंपोजिंग का मैसेज है, बिजनेस मैसेज है, उसको हम जो कंट्रोल कर रहे हैं ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, तो उसकी 3 खसूसियात आ जाएंगी। वो 3 खसूसियात अब कौन सी होंगी? पहले तो हम प्लान करेंगे, ठीक है, उसके बाद कंपोज करेंगे, उसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसको रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा, हमने क्या किया। तो जैसे कि हम पूरा लेक्चर को पढ़ लें और उसके बाद रिवाइजिंग दें, तो इस तरह से होता है। वहाँ पर दोबारा से आ जाता है कि दोबारा किस तरह से हमने क्या क्या पढ़ा, क्या कमियां खामियां थी, तो वो हमारा पक्का हुआ या नहीं हुआ। प्लानिंग में आ जाएगा, डिफाइन पर्पस हमारा आ जाएगा, ठीक है, मकसद की यहाँ पर वजाहत आ जाएगी, जो हमारा मकसद है। एनालाइज ऑडियंस आ जाएगी, हम अपने एनालाइज करेंगे ऑडियंस को कि हमारी ऑडियंस किस तरह की है, कितनी एजुकेटेड है, या किस लिहाज से, किस तबके से वो रब्ता रखती है, गांव से है, सिटी से है, जिस तरह से हम कहते हैं, तो हम पता होता है कि कौन किस तरह से है। तो इस चीज़ को हम प्लान करेंगे कि हमारी जो ऑडियंस है वो किस तरह की है। उसके बाद इस्टेब्लिश मेन आइडिया, हम अपने जो ख्याल है वो कायम करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे, एक मेन आइडिया को लेकर आएंगे, ठीक है। फिर चैनल सेलेक्ट, चैनल या मीडियम हम अपना सेलेक्ट करेंगे, चैनल और मीडियम सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ कहाँ से हमने उसको करना है, हमने ओरल करना है, राइटिंग करना है, या फिर किस तरह से हम अपना जो भी हमारा पैगाम है वो किस तरह से पहुंचा रहे हैं। उसके बाद कंपोजिंग की तरफ आ जाएंगे। हम कंपोज क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्गेनाइज मैसेज करेंगे। हम सबसे पहले तो पैगाम को तरमीम देंगे, ठीक है, और उसके बाद फार्मूलेट दी मैसेज, हम अपने जो पैगाम को दोबारा से लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर पैगाम मतलब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मुलेट भी करेंगे मैसेज को, ऑर्गेनाइज भी करेंगे कंपोजिंग में मैसेज को, और उसके बाद आ जाएगा रिवाइजिंग। रिवाइजिंग में क्या आ जाता है, एडेड दी मैसेज की अगर कोई गलती वगैरह हो गई है, हम कोई लेक्चर पढ़ रहे हैं या हमने लिखा है,
तो हमने किसी को पढ़ाना है तो अगर कोई गलती होगी तो वहाँ पर हम एडिट कर रहे हैं अपना मैसेज कि ये चीज़ यहाँ पर इनकम्प्लीट थी तो हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, एडिट कर दिया मैसेज को, रीराइट दी मैसेज, अगर गलती हो गई तो उसको रीराइट कर दिया, दोबारा से मैसेज ख़त्म करके दोबारा से लिख दिया, प्रोड्यूस दी मैसेज, हम दोबारा से पैगाम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद प्रोफीड दी मैसेज, हम दोबारा से जो है तस्सी इमला कर रहे हैं, मैसेज को प्रोफरीड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिवाइजिंग में आ जाएगा ये सब कुछ। तो हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर कंपोजिंग ऑफ बिजनेस मैसेज, तो कंपोज करने के लिए बिजनेस मैसेज की ये 3 खसूसियात हैं जो कि हम नज़र रखते हैं, जो कि पहले के प्लानिंग रखते हैं, उसके बाद कंपोजिंग करते हैं, फिर रिवाइजिंग करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं कंपोजिंग ऑफ बिजनेस मैसेज के। उसके बाद हम आ जाते हैं गाइडलाइंस ऑफ बिजनेस मैसेज। तो अब गाइडलाइन क्या है, शार्पिंग योर स्किल। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने स्किल को शार्प करना है। अब वो स्किल को हम किस तरह से शार्प कर सकेंगे, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको अगर हम नज़र में रख लें, अपनी अपनी हम माइंड में रख लें, तो उससे हमारा जो कि जो हमारा ऑडियंस के सामने हमारा इम्पैक्ट है, हमारा इफेक्ट है, हमारी कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव हो जाएगी, हमारी शार्प हो जाएंगे स्किल्स। जाहिर है हमारे जब तक स्किल्स शार्प नहीं होंगे तब तक हमारी ऑडियंस हमसे मुतासिर हो ही नहीं सकती है। अब शार्पिंग योर स्किल्स, ओवरकमिंग द फियर ऑफ द ब्लैंक पेज, आपने यहाँ पर ओवरकम करना है, जो अपनी महारत को तेज़ करना है, खाली सफ़े पर खौफ पर काबू पाना है, आपने अपने खौफ पर काबू पाना है, आपने बहुत ज़्यादा डर वगैरह शो नहीं दिखाना है। जैसे कि जो लोग न्यू कैमरा फेस करते हैं या फिर ऑडियंस के सामने जाते हैं, नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन लोगों को देख कर डर जाते हैं कि अब कैसे बोलेंगे, हम क्या बात करेंगे, अगर मैंने ज़रा सी भी गलत बात कर दी तो लोग मुझ पर हंसेंगे, तो क्या होगा अगर हंसेंगे तो। अब जब तक आप लोग नहीं लेंगे एक्सपीरियंस तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो ये इस चीज़ को आपने ख़त्म करना है, यहाँ पर ओवरकम करना है आपने, ठीक है। यूज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आपने अच्छी बातें करनी है, पॉजिटिव बातें करनी है, सेल्फ टॉक करनी है, ठीक है। अच्छी बातें करेंगे तो आपकी ऑडियंस जो है आपसे इंटरेक्ट होगी, आपका स्किल जो है वो बेटर होगा। नो योर पर्पस, आपने अपना पर्पस जानना है कि आपका मकसद क्या है, आप किस मकसद के लिए आए हैं, क्या मकसद है आपका, ठीक है। किस मकसद के आप चाहते हैं कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपसे इफेक्ट हो जाए, ठीक है। विजुअलाइज योर ऑडियंस, आपने जो है अपने ऑडियंस का नज़ारा करना है, आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस कितनी एजुकेटेड है, क्या है, ठीक है। किस ऑडियंस को आप क्या वहाँ पर बात शेयर कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा क्रिएट अ प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट, आपने एक इन्वायरमेंट पैदावार करना है, माहौल तैयार करें, ठीक है। एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट तैयार करें आप, ठीक है। उसके बाद मेक एन आउटलाइन, एक आउटलाइन बनाएं कि आप अगर कोई लेक्चर पढ़ाने लगे हैं, कोई चीज़ पढ़ाने लगे हैं, तो जैसे कि सबसे पहले मैंने आज लेक्चर का आउटलाइन दिया कि आज हम इस लेक्चर में ये पढ़ने वाले हैं, तो आज हम फर्दर इसी को डिटेल से पढ़ेंगे और आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा हम कोई चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। यानी कि अब मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो मैंने आउटलाइन दी कि मैंने ये टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। आउटलाइन का मकसद ये नहीं होता कि मैं अगर लेक्चर पढ़ा रही हूँ तो इसमें मैं मैथ स्टार्ट कर दूँगी, इसमें मैं कोई CS का सब्जेक्ट ले आऊँगी या फिर फर्दर कोई और सब्जेक्ट ले आऊँगी, नहीं। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, सॉरी, तो मैं इंग्लिश को ही पढ़ाऊँगी, मैं कोई और सब्जेक्ट नहीं लेकर आऊँगी। ये आउटलाइन होगा और उस आउटलाइन में मेरे पॉइंट्स होंगे जिनको मैंने डिटेल के साथ आपको बताना होगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि एक सब्जेक्ट का, एक टॉपिक का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जस्ट स्टार्ट, आपने स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। आउटलाइन करके आपने स्टार्ट कर देना, राइट द मिडल फर्स्ट, आप यहाँ पर उसको दरमियाने पहले लिखें, ठीक है ना। मिडल फर्स्ट करें आप, दरमियाना लिखें, ठीक है। पब्लिश ऑब्स्टेकल्स असाइड, आप रुकावटों को एक तरफ रखें, आप रुकावटें बाद में देखें, आप स्टार्ट तो करें पहले, ठीक है। अपने स्किल्स को बेटर करें। यहाँ पर 3 आ जाएंगे, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफाइनिंग योर पर्पज़ है, लेकिन मैं इसको फिर भी रीड आउट करूँगी ताकि आपका क्लियर हो कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, आपके हैंड आउट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द कंपोजिंग process, for example Microsoft Word increase productivity and effectiveness by the streamlining the process। टेक्नोलॉजी कंपोजिंग के अमल को मुतासर करती है, मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अमल को हमवार करते हुए पैदावार और तासर में इजाफा करता है। उसके बाद कोलाबोरेशन जो है वो क्या है, इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन द फाइनल पीस ऑफ राइटिंग इज़ अ टीम एफर्ट विद मोर दैन वन राइटर वर्किंग ऑन अ डॉक्यूमेंट। बहुत सी ऐसी तंजीमें आ जाती हैं जिनमें हतम तहरीर टीम की एक कोशिश है जिसमें से एक से ज़्यादा मुसन्फ़िन जो हैं दस्तावेज़ पर काम कर रहे हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं। उसके बाद स्केजलिंग आ जाता है, अलॉटिंग टाइम प्रॉपर्ली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली व्हेन टाइम इज़ शॉर्ट। अच्छा, मैं ये इस वजह से रीड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि यहाँ पर डिस्कस क्या हुआ है, फर्दर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने वाला नहीं है, जिस कॉन्सेप्ट के लिए है।
तो शेड्यूलिंग में आ जाता है मुनासिब तरीके से वक्त की तकसीम बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब वक्त कम हो तो एहतियात से अपने आप को शेड्यूल करें और इस पर कायम रहें। ठीक है, ये तीनों बातें भी हमने अपने जहन में रखनी है ताकि हमारा स्किल्स जो सी हैं वो बेटर हो सकें। उसके बाद हम देखेंगे डिफाइनिंग योर पर्पस। हमने डिफाइन करना है अपने पर्पस को, हमने पर्पस को वजाहत देनी है, डिफाइन करना है हमने अपना मकसद जो है उसको वजाहत देनी है। द पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हेल्प यू डिसाइड हाउ टू प्रीसीड, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडियंस, विच इंफॉर्मेशन टू फोकस ऑन, विच चैनल और मीडियम टू यूज़। हम यहाँ पर जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका मकसद आपको फैसला करने में मदद करता है कि किस तरह पेश होना है। ठीक है, आपकी जो ऑडियंस को किस तरह का जवाब देना है, किस मालूमात पर तवज्जो आपने लेकर आनी है अपनी ऑडियंस की, और कौन सा चैनल या मीडियम आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, वाई डू यू नीड टू हैव क्लियर पर्पस। अब आपने यहाँ पर आप क्यों वाज़ेह मकसद करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, आपको मकसद ये क्यों पेश आ रहा है कि आप वजाहत इतनी ज़्यादा क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पर जो 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं तो इसके साथ हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि क्यों हम यहाँ पर दे रहे हैं। सपोज योर बॉस आस्क यू टू राइट अ मेमो डिस्क्राइबिंग द कंपनीज पॉलिसी on vacation time. This is a fairly broad topic. What should you say? Knowing the purpose of your message will help you make important decision about. तो यहाँ पर अब फ़र्ज़ करें कि आपका जो बॉस है आपसे एक मेमो लिखने को कहता है जिसमें कंपनी को छुट्टी के वक्त की पॉलिसी को बयान किया जाता है। ये काफ़ी लंबा सारा अनवान है। ठीक है, टॉपिक बहुत लंबा सारा है। अब आप क्या कहेंगे? आपके पैगाम का मकसद जानने से आपको इस बारे में अहम फ़ैसला करने में मदद मिलेगी कि आपको फ़ैसला करना होगा कि आपको जब तक फ़ैसला नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता कि आपने फ़ैसला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप मेमो क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, बॉस क्या आपको कह रहा है लिखने को। तो ये चीज़ हमने देखनी है कि वजाहत आप जब तक आपको नहीं मिलेगी क्लियर तब तक आप भी क्लियर नहीं हो सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम फर्दर देख लेते हैं। डिसाइड Decide whether to proceed. Many business messages have little practical purpose and should not be composed at all. They should be put on hold until you have a more practical purpose. तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे कि फैसला करेंगे कि आगे बढ़ने का, डिसाइड वेदर टू प्रोसीड, तो फैसला करेंगे अब आगे बढ़ने का। बहुत सारे ऐसे बिजनेस मैसेजेस होते हैं जो अमली मकसद बहुत कम होता है उनका। ठीक है, और उसे बिल्कुल भी आप कह लें कंपोज नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें उस वक्त तक रोक दिया जाना चाहिए जब तक कि आपका कोई ज़्यादा अमली मकसद ना हो। जब तक आपका अमल नहीं होगा, जब तक आप मकसद नहीं करेंगे तब तक आप उस मकसद को रोक के रखें, उसको ज़्यादा ना करें। रिस्पॉन्ड टू दी ऑडियंस। अब जो ऑडियंस का रिस्पॉन्ड है वो क्या होगा? इफ़ यू आर नॉट सर्टेन दैट योर पर्पज इज़ कंपोजिंग अ मैसेज इज़ compatible with the audience purpose, you are likely to deliver irrelevant material. अब जो कि आपकी ऑडियंस है, अगर आपको यकीन नहीं है कि जो आपका मैसेज लिखने में आपका मकसद जो है ऑडियंस के मकसद के मुताबिक है तो आपको गैर मुतल्लका मवाद की फरहमी का इम्कान होगा। आपको पता ही नहीं है कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है और आपकी ऑडियंस चाहती है कि आप उसको इंग्लिश पढ़ाएं। अब आपने क्या किया? आपने मैथ्स पढ़ानी शुरू कर दी। अब ऑडियंस मैथ्स की है ही नहीं, वो पढ़ने वाली है ही नहीं। ठीक है, आपके स्टूडेंट्स वो हैं ही नहीं, तो आपने क्या किया? इररेलेवेंट मटेरियल देना शुरू कर दिया। तो ये आपने नहीं करना है। आपको जब तक पता होगा कि आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चीज़ लेकर आए हैं, आपके सामने क्या ऑडियंस है, किस तरह की ऑडियंस है, तो उसी पर आपने फोकस रखना है और उसी को इररेलेवेंट मटेरियल नहीं देना है ताकि ऑडियंस आपसे बिल्कुल भी नागवारा ना महसूस करे। फोकस ऑन द कंटेंट। इफ़ यू इंक्लूड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन योर मैसेज यू आर लाइकली टू ओवरलोड द ऑडियंस। सीधी सी बात है, देखें अगर आप अपने ये जो फोकस नहीं करेंगे अपने कंटेंट पर, जो तवज्जो नहीं देंगे, अगर आप अपने पैगाम में अपने मैसेज में इजाफी मालूमात शामिल कर देंगे, इजाफी आप इंफॉर्मेशन दे देंगे अपनी ऑडियंस को, तो जो आपकी ऑडियंस है ना तो आप से ज़्यादा बोझ डाल सकते हैं। आप अपनी ऑडियंस को ओवरलोड कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस बोर हो जाएगी, आपसे लाइक नहीं करेगी ये चीज़। तो जाहिर है वो क्यों लाइक करेगी? वो कहेगी जो इस चीज़ के लिए हम आए हैं, जो चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ हम समझना चाहते हैं, जिसमें हमारा मकसद है, जिसके लिए हमारी जो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, तो हम टाइम क्यों वेस्ट करें? ये इस चीज़ की तरफ आ जाएगा। इस्टेब्लिश अ चैनल एंड मीडियम। द चॉइस ऑफ चैनल एंड मीडियम हैज़ अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द पर्पस। तो एक चैनल एंड मीडियम कायम करें। चैनल और मीडियम का इंतखाब मकसद पर बराह रास्त असर डालता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग मैसेज फॉर अ होल डिपार्टमेंट वुड मस्ट लाइकली मेक यू आर मेल इट फॉर ईज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आप
जो है अपना एक सिंपल सा आप देखें, आप चैनल या मीडियम देखें आपकी क्या आपने क्रिएट करना है। आप राइटिंग में देना चाह रहे हो मैसेज, या फिर आप ओरली देना चाह रहे हैं, किस चीज़ में देना चाह रहे हैं। इस्टेब्लिश करें एक चैनल, आप मीडियम एक इस्टेब्लिश करें जिससे आप दूसरों को अपने पैगाम दे रहे हैं। ईमेल या कोई पैगाम लिखना आपको आसानी से तकसीम के लिए, मिसाल के तौर पर पूरे महकमे के लिए है तो आप ईमेल लिखें या कुछ भी लिखें। कॉमन पर्पज़ ऑफ अ बिज़नेस मैसेज, तो कॉमन पर्पज़ जो आ रहे हैं हमारे बिजनेस मैसेज के लिए वो क्या है? इन्फॉर्म करना, ठीक है, सबसे पहले तो इन्फॉर्म करना किसी को, और उसके बाद आप परसुएट करना, आप उसको कायल कर दें, अपने मैसेज के साथ आप कायल कर दें। जैसे कि हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन थी, आप मुतासिर कर दें, आप कायल कर लें दूसरे इंसान को कि वो आपकी बात मानने को तैयार ही हो, ठीक है। कोलैबोरेट करें आप, ठीक है, ताउन करें उनके साथ, कोलैबोरेट करें, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पज़ जो हमारा आ जाएगा सबसे पहले तो स्पेसिफिक पर्पज़ में हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ आ जाएंगी। अच्छा, ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर, और इसको हम फर्दर डिटेल के साथ आगे रीड आउट भी करेंगे। बायॉन्ड हैविंग अ जनरल पर्पज़ योर मैसेज माइट हैव अ स्पेसिफिक पर्पज़। जैसे कि आपका जो मखसूस मकसद है, ठीक है, वो सोचिए कि आम मकसद के सिवा आपके पैगाम एक ख़ास मकसद हो सकता है। टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक पर्सन थिंक ऑफ हाउ द ऑडियंस आइडियाज़ और बिहेवियर शुड बी अफेक्टेड बाय द मैसेज। आप ये सोचें, आप ये समझें कि मखसूस जो आपका मकसद है, एक स्पेसिफिक पर्पस है, उससे आपके जो ऑडियंस के ख़यालात या सलूक है उसको आप अपने पैगाम से कैसे मुतासिर होना चाहिए कि आप जो पैगाम दे रहे हैं, आप जो कोई मैसेज दे रहे हैं तो उससे कैसे वो मुतासिर हो सकती है। आप एक स्पेसिफिक अपना पर्पस रखेंगे, सामने वाला आपसे पर वो कायल हो जाए आपकी बात से, ठीक है ना, आपके बिहेवियर से इफेक्ट हो जाए, ठीक है। अब जनरल पर्पस उसमें आ जाएगा, स्पेसिफिक पर्पस आ जाएगा। ये एक बहुत सारी एग्जांपल दी हुई है जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ते रह गए हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए अपना माइंड, अपने क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जनरल पर्पस जैसे आ जाता है टू इन्फॉर्म, हमने एक बात कर दी टू परफॉर्म की, ठीक है, जनरल पर्पस। लेकिन स्पेसिफिक पर्पस में हम कहेंगे टू प्रेजेंट लास्ट मंथ सेल्स फिगर्स टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द मार्केटिंग। तो यहाँ पर आपने स्पेसिफिक पर्पस कर दिया है कि मार्केटिंग के जो नायब सदर के पास गुज़श्ता माह की फ़रोख्त का तादाद शुमार पेश करना है, ठीक है, वहाँ पर मतला करना था, यहाँ पर उसने पूरी बात कर दी, तो ये स्पेसिफिक पर्पस आ गया, ठीक है। अब जनरल पर्पस में क्या आ जाएगा? टू परसुएड, हमने परसुएड किया, कायल किया। अब स्पेसिफिक पर्पस में क्या किया कि टू कन्विंस द मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ द नीड ऑफ हायर मोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने पूरी बात कर दी कि स्पेसिफिक पर्पस है हमारा कि हमें जो है मार्केटिंग डायरेक्टर को मज़ीद सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खिदमत हासिल करने की ज़रूरत को के लिए राज़ी करना होगा, ठीक है। यहाँ पर उसने बात कर दी, एक स्पेसिफिक बात कर दी। टू कोलैबोरेट में हम देखेंगे कि ताउन करना, अब हम कैसे ताउन कर सकते हैं। अब स्पेसिफिक पर्पस में आप देखेंगे टू हेल्प द पर्सनल डिपार्टमेंट डेवलप अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अ न्यू मेंबर्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर टीम के लिए नए मेंबरों के तरबीती प्रोग्राम तैयार करने में एहलकारों को महकमे की मदद करना होगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्पेसिफिक पर्पस जनरल पर्पस देखेंगे कि एग्जाम्पल से तो किस तरह से यह आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हमने स्पेसिफिक पर्पस किया, उसके बाद देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट जो आता है, हाउ शुड यू टेस्ट योर पर्पस। आप अपने पर्पस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि आपका जो मकसद है वो आपने सही भी बनाया है या नहीं बनाया सही, तो वो अब आप किस तरह से देख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर लेक्चर भी देख रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो इससे आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी स्किल्स को बेटर कर सकते हैं। अगर आप इन बातों को जहन में रखें तो आपका जो पर्पज़ है वो बेटर हो सकता है। इज़ दी पर्पज़ रियलिस्टिक, क्या आप मकसद हकीकत पसंदाना है, ठीक है, क्या आपका वाकई में पर्पज़ जो है वो रियलिस्टिक है, हकीकत है आपका, हकीकत से मबनी है, आपका हकीकत रखती है आपका जो पर्पज़ है, ठीक है। इफ़ योर पर्पज़ इन्वॉल्व्स अ मेजर रेडिकल चेंज योर बेटर गो स्लोली एज मोस्ट पीपल रेसिस्ट, ठीक है, चेंज। तो आप देखें कि अगर आपके मकसद में कोई बड़ी बुनियादी तब्दीली शामिल है तो आप ज़्यादातर लोगों की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, ठीक है। उसके बाद इज़ इट द राइट टाइम, क्या वो वक्त सही है जब आप अपना पर्पज़ सब लोग के सामने शो कर रहे हैं, क्या वो सही वक्त है, ठीक है। ये ना हो कि लोग गुस्से में बैठे हैं या किसी और बात पर कोई और डिस्कशन चल रही है और वहाँ पर आप अपना पर्पज़ बताना शुरू कर देंगे, मेरा मकसद ये है। तो टाइमिंग मैटर्स अ लॉट, तो टाइमिंग का मैटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना कोई भी आइडिया देने वक्त। तो एन आइडिया इज़ अ मोर लाइकली टू वाइन अप्रूवल व्हेन द प्रॉफिट आर अप, ठीक है। उसके बाद इज इट, आप प्रॉफिट को देखेंगे कि प्रॉफिट जो है वो अप हो गया, अप्रूवल। इज द राइट पर्सन डिलीवरिंग द मैसेज। उसके बाद सम पीपल हैव मोर
लिवार्ज इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब बातें हम जो सी हैं अपनी कंपनी में देखेंगे कि जो हमारे गोल्स आ जाएंगे यहाँ पर एज अ रिप्रेजेंटेटिव योर कंपनी यू आर दी ऑब्लिगेटेड टू वर्क फॉर इट्स गोल्स। आप अपनी कंपनी की नुमाइंदे की हैसियत से आप इसके अहदाफ के लिए काम करने के लिए पसंद करेंगे। ठीक है, मुनाफा ख़त्म होने पर किसी ख्याल की मंजूरी हासिल करने के ज़्यादा इम्कान का सही शख्स पैगाम पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के पास किस तंजीम में ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, इस वजह से मकसद हासिल करने में बेहतर कारकर्दगी की मुजाहरा होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर आ जाएंगी कि हमने ये सारी बातें अपने माइंड में रखनी है। आपने जब टेस्ट अपना पर्पज़ करना है तो देख रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने वहाँ पर देख लेंगे कि जो पर्पज़ है वो रियलिस्टिक है या नहीं है। टाइम मैनेज को देखेंगे, ठीक है, बातें देखेंगे, ये चीज़ें हम लोग अपने माइंड में रखेंगे। और ये सब जब चीज़ें हम देख लेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारा जो पर्पज़ है वो वाकई में बिल्कुल सही मकसद है, बिल्कुल सही। अगर हमारी टाइमिंग सही है, हमारे स्किल्स बेटर हो चुके हैं, ठीक है, ये एक किस्म का रिवाइज है और टेस्ट योर पर्पज़ है। ठीक है ना, हम अपने पर्पज़ को टेस्ट कर रहे हैं, खुद से सेल्फ टेस्ट इसको कहते हैं। ऑडियंस एनालिसिस, अब आप ऑडियंस को एनालाइज कैसे करेंगे? आप अपने जो अपने ऑडियंस है, आप कैसे पता कि आपकी ऑडियंस किस किस्म की है, आपकी हु आर दे, वो कौन है आपकी ऑडियंस। अब वो विलेज से आई है, ठीक है, अब वो सिटीज़ से है, वो एजुकेटेड है, वो बच्चे हैं, वो बूढ़े हैं, वो क्या हैं, आप एनालाइज करें अपने ऑडियंस को। ठीक है ना, तो व्हाट इज़ देयर प्रोबेबल रिएक्शन टू योर मैसेज, कि उनका आपके पैगाम पर जो प्रोबेबल हम कहते हैं, मुमकिना को कहते हैं। ठीक है ना, तो मुमकिना जो रिएक्शन उनका हो सकता है वो क्या हो सकता है? हाउ मच डू दे ऑलरेडी नो अबाउट सब्जेक्ट, को कितना कुछ जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज़ देयर रिलेशनशिप टू यू, उनका रिश्ता क्या है आपसे। ठीक है, डिटरमाइन द ऑडियंस साइज एंड कंपोजिशन। तो यहाँ पर हम ऑडियंस का साइज और कंपोजिशन देख रहे हैं उनका। और उसके बाद हम देखेंगे कि फोकस ऑन द कॉमन इंटरेस्ट एंड ऑफ द ऑडियंस बट बी अलर्ट टू देयर इंडिविजुअल कंसर्न्स। हम सबसे पहले तो उनका कॉमन इंटरेस्ट देखेंगे ऑडियंस का, कि उनका फोकस हमारा होना चाहिए कि उनका कॉमन इंटरेस्ट क्या है ऑडियंस का। ठीक है, ऐसे नहीं कि हमें उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है और हम आगे पेश कर दें कोई और चीज़, तो इससे भी ऑडियंस हमारे ख़राब हो सकती है, हमारा इम्पैक्ट ख़राब हो सकता है। बट बी अलर्ट टू देयर इंडिविजुअल कंसर्न्स, तो हम आगे उनसे यहाँ पर हम लेकिन उनके इनफरादी खदशात से मोहतात रहें। ठीक है, जो उनके खदशात हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद आइडेंटिफाई प्राइमरी ऑडियंस, हम वहाँ पर अपनी ऑडियंस की शिनाख्त करेंगे। ट्राई टू आइडेंटिफाई द पीपल हु आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू योर पर्पस। हमारा जो आइडेंटिफाई करना उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे पर्पस के लिए। एस्टिमेट द ऑडियंस प्रोबेबल रिएक्शन, हमारा उनका रिएक्शन देखना जो वो हमें देंगे। अ ग्रेजुअल अप्रोच एंड प्लेंटी ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड टू विन ओवर अ स्केप्टिकल ऑडियंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बदरीन नुक्ता नज़र और दलाल की काफ़ी मकदार एक शोबा जो आ जाता है, जो हमारी ऑडियंस का दिल जीतने की ज़रूरत होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये सारी बातें जो आ जाएंगी, तो इससे क्या होगा, हमारी जो ऑडियंस है एनालाइज होगी। हमारी ऑडियंस के लिए एनालाइज होना ज़रूरी है। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सेल्फ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से पूछेंगे। ये की क्वेश्चंस हैं, एक की उन्होंने आपको दे दी कि आपके सामने ये क्वेश्चन है। जैसे आपने खुद को पहले तो टेस्ट किया अपने पर्पस को, ठीक है, उसके बाद आपने अपने ऑडियंस के लिए एनालाइज किया कि आपने खुद से क्वेश्चन किए कि आपके क्वेश्चन क्या हैं। उसके बाद हम सेटिस्फाई करेंगे योर ऑडियंस इंफॉर्मेशन नीड्स। हम अपने जो ऑडियंस है उनको इंफॉर्मेशन के लिए, नीड्स के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कौन से क्वेश्चन होने चाहिए, तो वो ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। व्हाट डज दी ऑडियंस वांट टू नो, कि वो क्या चाहती है जानना। ठीक है, व्हाट डज दी ऑडियंस नीड्स टू नो, कि ऑडियंस की नीड क्या है। ठीक है, उसके बाद डिज़ायर आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट आ जाएगा उनका, हैव एम्फेज आ जाएगा उनका, ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट उनका आ जाएगा सामने। व्हाट डज दी ऑडियंस वांट टू नो, कि ऑडियंस क्या चाह रही है आपसे। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं वो आपसे। तो ये सारा कुछ आपकी सेटिस्फाई के लिए आ जाएगा कि जो ऑडियंस है उनकी क्या नीड्स है। तो ये सारे क्वेश्चन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको किस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इज़ द इंफॉर्मेशन एक्यूरेट, कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्यूरेट है, जो आप इंफॉर्मेशन अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं। तो ये सारी अपनी स्किल्स को बेटर करने के तरीक़ेकार हैं। ठीक है, जो आप कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के सामने पेश होने से पहले। ठीक है, मेक योर मैसेज ईजियर टू कॉम्प्रीहेंड, आप समझने के लिए आसान अपने पैगाम बनाएं। ठीक है ना, आप समझें उसको, अपने पैगाम को समझने के लिए आसान मैसेजेस बनाएं। डिवाइसेस डैट मेक योर मैसेज ईजियर टू कंप्रीहेंड इंक्लूड समरीज, ओवरव्यूज, हेडिंग, लिस्ट, एनक्लोजर्स, अपेंडिक्स,
हैंड आउट, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। अब ये देखें कि आप एक मरकज़ी ख्याल बनाएं जो आपके मशवरे के मुताबिक एक ख़ास ऑडियंस को क्यों करना चाहते हैं, ठीक है ना। आप आसान तरीके से मैसेजेस बनाएं, ठीक है। आप मैसेजेस को ईजियर बनाएं, इंक्लूड उसमें समरीज कर दें, ठीक है। आप पूरा एक खुलासा कर दें कि ये चीज़ है, ओवरव्यू दे दें, बातों की हेडिंग्स बना दें, लिस्ट बना दें, एनक्लोजर्स कर दें, अपेंडिक्स कर दें, हैंड आउट्स बना दें, चार्ट्स बना दें। तो बहुत कुछ यहाँ पर आ जाएगा जिससे आप अपने मैसेज को ईजियर कर सकते हैं, ठीक है। इस्टेब्लिश द मेन आइडिया। आप मेन आइडिया इस्टेब्लिश करें कि आपका मेन आइडिया क्या है। द मेन आइडिया इज द हुक that sums up why a particular audience should do or think as you suggest। तो आपका मरकज़ी ख्याल यहाँ पर क्या बनता है, मेन आइडिया अब आपका क्या बनता है। मेन आइडिया वो है जो आपके मशवरे के मुताबिक एक ख़ास ऑडियंस को क्यों करना चाहिए या क्यों सोचा है, इसका खुलासा क्या होता है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है योर ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स। आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ठीक है, दिमाग लड़ाने की तरतीब होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं हम, दिमाग लड़ाना, सोचना, ठीक है, समझना। तो ये सारा कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग में आ जाता है। स्टोरी टेलर टूर, ठीक है, किस्सा गो के दौरे, ठीक है। और उसके बाद रैंडमली एक बेतरतीब फुर्सत आ जाती है, उसमें FCR वर्कशीट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जर्नलिस्टिक अप्रोच आ जाएगी, क्वेश्चन आंसर चेन, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की चेन बन जाएगी। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स होती हैं जो दिमाग लगाने की टेक्निक्स होते हैं कि आपके पर्पस स्किल्स को कैसे बेटर बनाया जाए। तो ये सारी बात है आपके जो पर्पस है, आपकी जो बात है उसके सामने आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद लिमिट एंड स्कोप। द मेन आइडिया शुड बी ग्रेटेड गेट टू द लेंथ ऑफ द मैसेज। हम सबसे पहले मरकज़ी जो दायरा है हमारा, मरकज़ी ख्याल को पैगाम की लंबाई के मुताबिक होना चाहिए है, ठीक है। ये नहीं कि जो हमारा मेन पॉइंट हम स्कोप दे रहे हैं, एक मेन आइडिया अपने समरी को दे रहे हैं, टॉपिक को दे रहे हैं, लेकिन हम मैसेज की लेंथ जो है उतनी ही रखें जितना हमारा जितना जितना अब हमने मैसेज देना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पूरा लेक्चर पढ़ाना है, तो मैंने जो उसकी आउटलाइन रखी तो मैंने वो मेन आइडिया रखा और उसी को अभी तक मैं डिटेल के साथ बता रही हूँ, एक एक पॉइंट को खोल रही हूँ कि एक एक पॉइंट में हमने क्या बात की। तो मेन आइडिया को हमने वही रखना है जो हमारे मैसेज की लेंथ होगी, ठीक है। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट चैनल एंड मीडियम। हम सिलेक्ट करेंगे अपने चैनल और मीडियम को। वो किस तरह से हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, आप ओरल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, रिटन कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ओरल क्या होता है, ज़ुबानी, आप कहीं पर खड़े होकर आप वहाँ पर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रिटन लिया आपने, कोई नावल लिख दिया या कोई और चीज़ लिख दिया, कोई भी बात लिख दी। अब इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज़ है आप लोग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब के ज़रिए अपने लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक के ज़रिए लाइव सेशंस दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पर ट्विटर के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम दे रहे हैं, ठीक है, हम अपना इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वे हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये MCQs भी बनकर आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में बनकर आ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीडियम है वो किस तरह से हम दे सकते हैं और रिटन और ओरल किस तरह से देख सकते हैं। तो ये आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी तौर पर करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है ओरल मीडियम। तो ये फर्दर तीनों की ही डिटेल है, इन्होंने बताया है कि आपने ये तीनों पॉइंट किस तरह से अब आप समझ सकते हैं। अगर ये मैं आपको पढ़ा देती हूँ जल्दी से ताकि आपको पता चल जाए और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए कि क्या क्या है। ओरल मीडियम इज़ द बेस्ट व्हेन यू वांट इन इमीडिएट फीडबैक। यू यूज़ दिस मीडियम व्हेन योर मैसेज इज़ रिलेटिवली सिंपल। यू डोंट नीड टू परमानेंट रिकॉर्ड। यू कैन असेंबल ऑडियंस इजीली एंड यू वांट टू एनकरेज इंटरेक्शन। अब आप देखें कि जो आप ज़ुबानी मीडियम दे रहे हैं वो बेहतर है जब आप फौरी राय चाहते हो। आपको फौरी राय चाहिए, फौरी तौर पर आप चाहते हैं कि सामने वाला ऑडियंस आपको 1 सेकंड में बता दे कि ये मैंने क्या बोला है और वो आपसे क्या चाहते हैं और आपकी राय दे दें कि आपने अच्छा बोला है या बुरा बोला है, ठीक है। उसके बाद जब आप पैगाम का निस्बतन आसान हो तो आप ये मीडियम इस्तेमाल करते हैं। आपको मुस्तकिल रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको रिकॉर्ड करें। आपने लाइव दिया सेशन और आप चले गए, ठीक है। आप अपनी ऑडियंस को आसानी से जमा कर सकते हैं और आप बातचीत की हौसला अफजाई करना चाहते हैं, ठीक है, कि आप बातचीत को अपने एनकरेज पैदा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिटर्न में क्या आ जाएगा, रिटर्न मीडियम इज द बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड टू इमीडिएट फीडबैक, योर मैसेज इज डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स, यू नीड अ परमानेंट रिकॉर्ड एंड आर ट्राइंग टू रीच एन ऑडियंस ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। इट इज़ बेस्ट टू यूज अ रिटर्न मीडियम व्हेन यू वांट टू मिनिमाइज द डिस्टोरेशन व्हाइल पासिंग अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब रिटर्न को आप देखें, जो हमने लिखा हुआ है, अब आपने कोई नावल लिख दिया, कोई चीज़
लिख दिया, अब आपने उसको फ़ौरी तौर पर जो है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसका फ़ीडबैक लें, ठीक है ना। उस तहरीरी जो आपने रिटन किया उस मीडियम का बेहतरीन होता है, ठीक है, उसका फ़ीडबैक भी बेहतरीन आ जाता है, जो मुस्तकबिल में भी आपको आता ही रहता है, ठीक है, ख़त्म नहीं होता। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई नावल लिख दिया तो मुस्तकबिल में भी लोग उसको पढ़ कर आपको फ़ीडबैक देते रहेंगे। आपको जो पैगाम है वो मुफसल और पेचीदा है, ठीक है, आपको मुस्तकबिल रिकॉर्ड की ज़रूरत है और एक फ़ासले तक आपके जो ऑडियंस तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप एक शख्स से दूसरे शख्स तक पैगाम पहुँचाते हैं, वो तहरीर को कम करना चाहते हो तो तहरीरी ज़रिए इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर बात भी पहुँचा दें और वो सदाबहार काम रहे, ठीक है, हमेशा के लिए आपका काम रहे। आपने रिटन फॉर्म में लिख दिया, आपने नॉवल लिख दिया एक, तो वो माज़रत के साथ थोड़ा सा गले में खराश है। तो यहाँ पर हम जो कर रहे हैं तो रिटन मीडियम में ये हो जाएगा कि जो नॉवल है हमारा तो वो हम लिख रहे हैं तो 10 साल बाद भी लोग नावल पढ़ सकते हैं। तो 10 साल बाद भी आप नावल पढ़ सकते हैं, उसकी फ़ीडबैक दे सकते हैं कि ये नावल कैसा है, आपको कैसा लगा, आप दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक रिटन मीडियम बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। ओरल मीडियम हम क्यों लेकर आए, ताकि हमने फ़ौरी हमें फ़ीडबैक चाहिए था और हमने अपना जो था इंटरेस्ट डेवलप करना था ऑडियंस के साथ और चीज़ें देखनी थी और अपने आप को भी इनकरेज करना था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मैसेज क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज़ द बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट फीडबैक, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेज होता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपको फौरी तौर पे फीडबैक नहीं चाहिए, बट यू डू नीड स्पीड, लेकिन आपको स्पीड भी चाहिए कि आपको जो मैसेज है वो ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच जाए। यू डोंट नीड टू परमानेंट रिकॉर्ड बट वांट टू ओवरकम टाइम जोन बैरियर्स, यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज व्हेन यू वांट टू मिनिमाइज ओरल डिस्टोरेशन। अब एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है वो बेहतरीन होता है जब आपको फौरी राय की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, लेकिन आपको रफ्तार की ज़रूरत भी होती है। आपको मुस्तकबिल रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है लेकिन टाइम जोन की रुकावटों को दूर करना चाहते हैं। जब आप ज़ुबानी रिकॉर्ड को कम करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज का इस्तेमाल करें। आपने इलेक्ट्रॉनिक मैसेज यूज़ किया, अब यहाँ पर आपको ज़रूर समझ आ गया होगा, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि ओरल क्या है और रिटन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों मैसेज ही इंपॉर्टेंट है जो हम अपने दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, यही हमारा आज का लेक्चर है। उसके बाद हमने देखा कि हम अपना कॉम्प्रिहेंस कैसे करेंगे, इस्टेब्लिश कैसे करेंगे और यहाँ पर ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन की नीड्स किस तरह से देखेंगे और किन किन सवालों का जवाब देंगे तो ऑडियंस हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे ऑडियंस एनालाइज करेंगे, ऑडियंस को हमने देखा कि ऑडियंस हमसे क्या चाहती है। उसके बाद हमने किस किस्म की ऑडियंस है हमने ये चीज़ देखी। उसके बाद टेस्ट जो पर्पस हमने जो अपना मकसद रखा उसका पर्पस का टेस्ट का क्या था, ठीक है ना, वो हमने जो टेस्ट का पर्पस बनाया वो सही भी है ये नहीं कि खुद को सेल्फ हमने जजमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन हमने अपने सामने रख दिए। तो इन क्वेश्चंस को हमने देखा आज। उसके बाद हमने जनरल और स्पेसिफिक पर्पस देखा हमने अपना कि जनरल पर्पस क्या होगा और स्पेसिफिक पर्पस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर कंपोजिंग देखा, ठीक है, प्लानिंग, कंपोजिंग, रिवाइजिंग, ये तीनों पॉइंट्स हमने आज फर्दर डिटेल के साथ रीड किए। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपने ही करना है, बस इनकी डेफिनेशन यहाँ पर याद कर लेनी है कि कंपोजिंग का मतलब क्या आ गया, प्लानिंग क्या आ गया, रिवाइजिंग का मतलब क्या आ गया। रिवाइजिंग जैसे हमने पूरा एडिट कर लिया, मैसेज री राइट कर लिया, तो इस तरह की बातें आ गई। बहुत सिंपल सा हमारा आज का लेक्चर था, कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें याद रखने वाली नहीं थी। बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि एक एक बात में, एक एक चीज़ में क्या है। हम आज जो हमने आज डिस्कस किया है वो यही है कि हम अपनी प्लान जो कर रहे हैं बिजनेस मैसेजेस को कन्वे करने के लिए, उसमें हम जो अपनी स्किल्स हैं उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से कर लें, आप इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें, तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप जब बिज़नेस लेवल पर जाते हैं, बिज़नेस स्टडीज़ में भी जाएंगे, तो आपको यहाँ से बहुत सारा फ़ायदा पहुँचेगा। इल्म एक ख़जाना है, ठीक है, अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से और उसको याद कर लेते हैं तो आप लोग का बेनिफिट है इसमें। और आप लोग इसको बुक में तो पेपर में तो राइट करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप लोग का सेल्फ आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें इन बातों को, तो ये लेक्चर, ये बुक बहुत ही ईजी है, बहुत ही कॉमन बातें हैं, बहुत ईजी चैप्टर हैं। तो आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन मेरा ऑन है, कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।